हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन के बारे में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और साथ ही साथ जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लैक ओपेरॉन क्या होता है। देखिए, लैक जो शब्द है इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है लैक्टोज। लैक शब्द आया है लैक्टोज से। लैक्टोज क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसैकेराइड। दो वो छोटे यूनिट्स को मिला के ये बना हुआ है, ठीक है। तो लैक्टोज होता है, ये डाइसैकेराइड होता है और जब टूटता है ना तो देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ठीक। तो मेनली जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर लैक्टोज जो है ये एनर्जी का सोर्स होता है, मतलब इसको तोड़कर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अच्छा, ये टूटता किसके द्वारा है, तो एक एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उस एंजाइम को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जिस एंजाइम को बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन में, कि किस तरीके से अगर लैक्टोज जब सेल के अंदर होगा तो बैक्टीरिया इसको ब्रेक करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, और जब सेल के अंदर लैक्टोज की कमी होगी, लैक्टोज नहीं है, तो उस समय कैसे खुद के जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करेगा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली ये एक टॉपिक जो ये रिलेटेड है किससे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन 4 स्टेजेस पर रेगुलेट किया जा सकता है। एक तो शुरुआती ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन स्टेज में ही जीन को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जा रहा है एक तरीके से। दूसरा जो है लेट ट्रांसक्रिप्शन में, जब स्प्लाइसिंग वगैरह होता है तब जो है जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। तीसरा देखोगे जब एमआरएनए का ट्रांसफर होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम ताकि प्रोटीन का सिंथेसाइज हो, तो ट्रांसफर के दौरान भी जीन रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा जो है जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, उस दौरान भी जीन रेगुलेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है लैक ओपेरॉन, बेसिकली ये है कि किस तरीके से जो है जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लो जो लैक्टोज है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में, और ये मेनली जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यहाँ पे रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगी। होता क्या है, सबसे पहले जरा इसके जीन को देख लेते हैं, इसके पास कौन कौन सा जीन है जो रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा, ठीक है ना, प्रमोटर रीजन। फिर इसके पास एक है आई जीन, एक जीन है आई जीन। आई जो शब्द आया है ये इनहिबिटर से आया है, आई शब्द इनहिबिटर से आया, एक तरीके इनहिबिटर जीन आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद अगला जीन स्टार्ट हो गया, तो अगले जीन से सबसे पहले प्रमोटर। प्रमोटर के बाद एक रीजन होता है जिसको ऑपरेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है ऑपरेसर। फिर इसके बाद 3 जीन हैं, एक है Z, एक है Y, एक है A। ये जो ZYA है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ZYA है, ये है स्ट्रक्चरल जीन, और तीनों ही क्या करता है, तीनों का काम होता है एंजाइम सिंथेसाइज करना। जैसे कि Z की बात करें तो Z कौन सा एंजाइम बनाएगा, तो Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ओके। Y क्या कर रहा है, Y सिंथेसाइज करता है परमिएज, और A सिंथेसाइज करता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये इसके जीन के बारे में हो गया जहां पढ़ने वाले हैं। एक और चीज क्या देखोगे, ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे जो जीन होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखोगे जो सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट होता है या फिर एमआरएनए जो बन रहा है, इस पे एक से ज्यादा जीन्स आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर यूकैरियोटिक में एक एमआरएनए पर एक ही जीन लाई करता है, तो इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं।
बट प्रोकैरियोट में क्या देखने को मिलेगा, एक mRNA पे आपको एक से ज्यादा जीन जो है लाई करता हुआ नजर आएगा, तो इसको जो है पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोला जाता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जीन है मेनली आई जीन, जिसको इनहिबिटर बोल रहे हैं, साथ ही साथ जो है Z, Y और A ये सब जीन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है, यहाँ पर भी प्रमोटर रीजन है, ये भी प्रमोटर रीजन है। O ऑपरेसर रीजन होता है। क्या काम है बताते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस होती है जैसे लैक्टोज, क्योंकि ये लैक ऑफ पेरोन, तो यहाँ पे जो इसको कंट्रोल किया जा रहा है ऑन ऑफ, ये कुछ इंड्यूसर के द्वारा जो है ऑन या ऑफ होता है। इंड्यूसर यहाँ पे क्या है, तो इंड्यूसर यहाँ पे है लैक्टोज। मतलब अगर लैक्टोज होगा तो क्या होगा, लैक्टोज नहीं है तब क्या होगा, करके देखते हैं। अगर मान लो अभी सेल में जब लैक्टोज नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, पहला कहानी क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज नहीं है तो सबसे शुरू हुआ ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर आ गया, प्रमोटर से आईजीन आ गया। आईजीन क्या करेगा, आईजीन का काम है एमआरएनए बनाना, तो ये बना लेगा एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं रिप्रेसर। प्रोटीन जो बनेगा उसको बोलेंगे रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर क्या करता है, ये रिप्रेसर जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर रीजन में, ऑपरेटर से जाके जो है ये जुड़ जाएगा। क्या हुआ, सबसे पहले आईजीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्सप्रेस किया कैसे, पहले तो एमआरएनए बना लिया और एमआरएनए से बन गया प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन बना है इसको रिप्रेसर कहते हैं। ये क्या करता है, ये जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर रीजन में, और जब ऑपरेटर के साथ जुड़ जाएगा ना, तो अब आगे देखो, आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को होने नहीं देगा। यहां तक हो गया, अभी इसके साथ जुड़ गया है, तो प्रमोटर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका ऑपरेटर फ्री नहीं है, तो इसलिए ये आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अब नहीं हो सकती, यहीं पे रुक गया। तो लैक्टोज अगर नहीं है सेल में तो क्या होगा, तो आधा अधूरा जीन एक्सप्रेशन हुआ है। आई जीन ने तो खुद को एक्सप्रेस कर दिया, जो प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आगे वाले जीन्स हैं वो खुद को अब एक्सप्रेस अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तब क्या होगा। अब मान लो बात करते हैं लैक्टोज यहाँ पे आए, ये कब का बात है, ये है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब बात करते हैं जरा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट हो तब क्या होगा। वही है। अब जब लैक्टोज रहेगा तो अगेन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ। आई जीन क्या करेगा, आई जीन एमआरएनए बनाएगा, और ये जो एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बना रहा है रिप्रेसर। ठीक है, अब जो हमारा लैक्टोज है वो काम करता है इंड्यूसर का। इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है, लैक्टोज। कुछ जो लैक्टोज होंगे, कुछ जो लैक्टोज होगा वो जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। लैक्टोज और रिप्रेसर जो है ये आपस में जुड़ गया। अब जब रिप्रेसर फ्री नहीं है ना, तो रिप्रेसर ऑपरेसर के पास जाके उसके साथ कंबाइन नहीं कर सकता है, मतलब रिप्रेसर को लैक्टोज में बिजी कर दिया। अब जब ये बिजी हो गया तब ये उधर का ध्यान नहीं देगा, तो जब उधर ध्यान नहीं होगा तब क्या होगा, तब होगा ये कि अब ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा, जेड जीन पे जाएगा, जेड जीन जो है बना लेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फिर वाई जीन परमिएज बनाता है। परमिएज बेसिकली क्या करता है, परमिएज जो होता है ये सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि लैक्टोज और अंदर आने दे। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये जो तीनों एंजाइम्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इन तीनों की जरूरत होती है ताकि लैक्टोज को तोड़कर गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाया जा सके और एनर्जी रिलीज किया जा सके। तो जब लैक्टोज रहेगा तो रिप्रेसर कंबाइन कर गया, ये तीनों जो है अपने अपने एंजाइम्स बना लेंगे और बनाएंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लैक्टोज आ रहा है, ऐसा नहीं कि सारा लैक्टोज यहीं पे कंबाइन होगा, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा और भी लैक्टोज आ रहे हैं तो उनको ये तोड़ तोड़ कर जो है एनर्जी बनाएंगे। और जब लगेगा कि बहुत हो गया तब धीरे धीरे लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगी, परमिएज जो क्या करेगा, परमिएबिलिटी रोक देगा, और फिर फाइनली जो है लैक्टोज कम हो गया तो फिर से जो है जब लैक्टोज कम हो रहा है तो ये फ्री हो जाएगा, और फ्री हो जाएगा जाके जुड़ जाएगा ऑपरेटर से और फिर जो है रोक देगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो लैक्टोज है, जो इंड्यूसर है, वो क्या कर रहा है, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों में ही जो है सहयोग करता है। जब लैक्टोज कम रहेगा, लैक्टोज नहीं है, उस केस में लैक ओपेरॉन बंद है। जब लैक्टोज रहेगा तो उस केस में लैक ओपेरॉन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से लैक ओपेरॉन एक तरीके का जीन एक्सप्रेशन है, किस तरीके से यहाँ पे जो जीन्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन वो किस लेवल पे है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो है जीन एक्सप्रेशन किया जा रहा है। और ये एक तरीके का नेगेटिव जीन कंट्रोल होता है। नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है, बेसिकली क्योंकि अभी देखो जो सबस्ट्रेट हैं वो मोस्टली क्या कर रहे हैं, वो रिप्रेसर के साथ जुड़कर उसको रोक रहे हैं काम करने से। एक तरीके का सबस्ट्रेट मतलब जो इंड्यूसर है वो रिप्रेसर को रोक रहा है काम करने से। तो ये चीज आपके पास, तो ये नेगेटिव जीन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये हो गया लैक ओपेरॉन किस तरीके से जो है लैक्टोज जो है वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, एक और चीज, लैक ओपेरॉन के बारे में सबसे पहले बताया किसने है, यहाँ पर देखोगे लैक ओपेरॉन को सबसे पहले बताया है जैकोब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, जैकोब एंड मोनार्ड जो हैं इन्होंने सबसे पहले जो है लैक ओपेरॉन के बारे में बताया है। अब देखिए ह्यूमंस के अंदर जो है बहुत सारे जीन्स हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम को लेकर, तो ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁶ बेस पेयर 3 × 10⁹ बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन जीनोम की बात करें, अब हमने अगला टॉपिक देख लिया। अगला टॉपिक क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका जो शुरुआत हुआ 1990 में। शुरुआत किसने किया था, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने। अमेरिका का जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है इसकी शुरुआत की थी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो है इसकी शुरुआत किया था। मेनली इसका काम क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम है कि इंसानों के अंदर जितने भी बेस पेयर्स हैं सबको अरेंज करना, सबकी स्टडी करना और इसको समझना कि कौन सा जो बेस पेयर है कौन सा जीन बना रहा है और इससे कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब एक तरीके से इंसान जिससे बना है, जो प्रोग्रामिंग हुई है इंसान के हर प्रोग्रामिंग को समझना। अगर ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं हम, तो ह्यूमन जीनोम में लगभग जो है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और केमिकल सिंथेसिस ऑफ एक बेस पेयर की बात करें कि एक बेस पेयर को केमिकली सिंथेसाइज करने के लिए जो है लगभग $3 का खर्चा आता है। तो इस तरीके से अगर इसका पूरा खर्चा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत तो अमेरिका ने किया, फिर उसने आगे जाके जो और भी अन्य देशों को जो है आमंत्रण दिया कि इस प्रोजेक्ट में सहयोग देने के लिए। इस प्रोजेक्ट का मेन काम है कि इंसान के अंदर जो भी बीमारियां हो रही हैं उनको हम पता कर सकें और उनको हम ट्रीट कर सकें। जो भी जेनेटिक डिजीज है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको जो है ठीक किया जा सके, इसलिए जो है इसकी स्टडी की जा रही है। ओके, ताकि पूरा अगर सीक्वेंस में पता चल जा रहा है तो इस जीन से ये बीमारी हो रहा है, तो जब हम चाहें तो उस जीन में थोड़ा बदलाव करके ऑर्गेनिज्म को ठीक कर सकते हैं। तो ये कोशिश मेनली यहाँ पे किया जा रहा है। या फिर ये देखा जाए कि उसका जो फैमिली पेडिग्री है, अगर फैमिली कोई इशू है तो आगे भी क्या वो इशू हो सकता है, तो उससे भी बचने में जो है जीन की स्टडी कहीं ना कहीं सहायक होगी। तो इसलिए जो है अमेरिका ने यहाँ पर जो है जो भी हमारे अंदर जीनोम हैं, जो भी बेस पेयर्स हैं, सबको अरेंज करने की जो है कोशिश कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। अगर इसको लेके हम लिखने बैठे तो बहुत सारे किताबों की जरूरत पड़ जाएगी, बहुत सारे पन्नों की यहाँ पर जो है जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है एक तरीके का बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश किया गया कि आगे जो भी वर्क हो वो कंप्यूटराइज्ड वर्क हो, कंप्यूटर पे हो। अब यहाँ पे हम कैसे जो है ह्यूमन के जीनोम को समझेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो मेथडोलॉजी यूज की जा रही है, एक तो पहला ये है जो mRNA होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, RNA में जो चीजें खुद को एक्सप्रेस करती है, जैसे हम देखा था mRNA बनता है, mRNA का हर एक चीज तो खुद को एक्सप्रेस नहीं ना करता है, कुछ ऐसा सर्टेन पार्ट्स होता है, ऐसा सेगमेंट होता है खुद को एक्सप्रेस करता है, और कुछ जो है RNA का सेगमेंट जो एक्सप्रेस नहीं करता है। जैसे जब mRNA बना था तो वहाँ पे कुछ सेगमेंट्स
एक्सॉन्स कहलाते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ सेगमेंट्स इंट्रॉन्स कहलाते हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम सारा बेस पेयर क्यों बनाएं, जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है हम इसको ही बनाएं बस। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग। एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से इसका मतलब हो गया आरएनए के उसी पार्ट को हम जस्ट एक बनाएं जो खुद को एक्सप्रेस करता है। जो बेस पेयर आरएनए पे खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है, वो बस ऐसे ही रिपीटेटिव टैंडमली चल रहा है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब ये होता है कि हम पहले तो सारे जो बेस पेयर है सबको बना लें, ये नहीं कि छांट छांट के बनाएं। जैसे पहले मेथड में क्या था भाई, छांट छांट के बनाओ, जो खुद को एक्सप्रेस करता है उसको बनाओ, जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बट सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हम सारे बेस पेयर्स को बना लेंगे और फिर बाद में छांटने का काम करेंगे, बाद में उसके फंक्शंस या जो भी उसका काम है उसको अरेंज करेंगे। मतलब पहले पूरा ही बना लो और बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से दो तरीका यहाँ पे अपनाया गया कि क्या किया जाए, क्या हम पूरे ही बेस पेयर्स को बनाएं या फिर हम जो है यूज करें एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेस सीक्वेंस होता है बेसिकली इसका मतलब है कि जो चीजें खुद को एक्सप्रेस कर रही हैं बस हम उसी बेस पेयर को बनाएंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें डीएनए को बनाना है, डीएनए के बेस पेयर्स को अरेंज करना है, तो इसके लिए हमें डीएनए वगैरह चाहिए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कोई भी सेल है, तो सेल को ब्रेक करते हैं, लाइसिस। जब सेल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से न्यूक्लियस और डीएनए मिला, फिर इस डीएनए को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया जाता है, उस डीएनए को तोड़ दिया जाता है, उस डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए जाते हैं और फ्रैगमेंट्स के बाद फिर उसको जो है सेपरेट किया जाता है। फिर सारे जो सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स हैं उनकी कॉपी की जाएगी, उनको जो है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। कॉपी करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया या ईस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डीएनए की कॉपी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से डीएनए की संख्या को बढ़ाया जाता है और फिर उसको स्टडी किया जाता है, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं उसको समझा जाता है और उसी को उतारा जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 1990 से चला और ये 2003 में जो है ये समाप्त हुआ। ठीक, फाइनली 2006 में जो है क्रोमोसोम 1 का पूरा जो बेस पेयर है वो हमने अरेंज कर लिया। 2006 में जो है क्रोमोसोम 1 का पूरा जो बेस पेयर है उसको अरेंज कर लिया। अब देखते हैं जरा इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नतीजा क्या निकला। अगर हम इसके नतीजों की बात करें तो देखा ये गया, इंसानों में लगभग जो है 20,000 से लेके 25,000 जीन्स होते हैं। नतीजा क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो इंसानों के अंदर जीन्स कितने हैं, तो 20,000 से लेके 25,000 जीन्स होते हैं। सबसे ज्यादा जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे हैं, तो सबसे ज्यादा जीन्स जो है क्रोमोसोम संख्या 1 पर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जीन होता है। वहीं अगर बात करें सबसे कम जीन किस पर है, तो सबसे कम जीन होता है ह्यूमन के वाई क्रोमोसोम पर। तो ये सब जो है इसका नतीजा हुआ और हमने इन सब चीज़ों से यहीं अरेंज किया, हमने यहाँ पर जो बेस पेयर से यही सब चीज़ें पता लगाई। तो ये हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अमेरिका के द्वारा यूज किया गया था, अमेरिका द्वारा स्टार्ट किया गया था और फाइनली आगे जाके जो कुछ अन्य कंपनीज ने भी इसमें जो पार्टिसिपेट किया। क्या इसका हिस्सा भारत रहा है, नहीं, इसका हिस्सा भारत नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले जो बताया है एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोज किया है एलेक्स जेफरी ने। ये फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो हर एक इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है सबका ही अलग अलग होता है, सबका आपको देखो किसी का भी मैच नहीं करता है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, उनका भी जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग अलग होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो डीएनए है, हर एक व्यक्ति का डीएनए जो है वो अलग अलग है। हालांकि 99% डीएनए सबका सेम ही होता है, 99% डीएनए जो है लगभग सबका सेम होता है, बस जो 1% का वेरिएशन है ना,
यही वेरिएशन सबको अलग कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे किया जा रहा है कि हम मैच करवाने की कोशिश करते हैं एक पर्सन के डीएनए को दूसरे पर्सन के डीएनए के साथ। तो क्या पूरा जो है बेस पेयर्स हैं, सारे बेस पेयर्स लगेंगे हमें तब जाके हम दोनों को मैच करवा पाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ वैसे बेस पेयर्स को चुना जाता है जो डीएनए में बहुत बार रिपीट कर रहा हो। जब डीएनए को हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है, और ये जो है ज्यादातर रिपीटेटिव यूनिट से बना होता है। सैटेलाइट डीएनए स्मॉल फ्रैगमेंट्स होता है जो ज्यादातर रिपीटेटिव यूनिट से बना होता है। रिपीटेटिव यूनिट मतलब या तो इसमें 80 80 80 ऐसे रिपीट कर रहा है, या GC 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 इस तरीके से रिपीट कर। ए मतलब एडेनोसिन और टी मतलब थायमिन, तो एडेनोसिन थायमिन यही बेस पेयर्स चलते जा रहे हैं। या फिर गुआनिन साइटोसिन इस तरीके से चलते जा रहा है। तो ये रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पूरा डीएनए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डीएनए के कुछ सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादातर खुद को रिपीट करता है और बार बार जो इसको रिपीटेशन चलते जा रहा है। तो इसी बेस पेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये होता है, आजकल जो है मेनली फॉरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी चीज हो रहा है, तो वहां से हमें कुछ सबूत मिल रहा है, सपोज करो ब्लड ग्रुप या फिर हेयर स्ट्रैंड या कुछ भी मिल रहा है। तो मनुष्य के हर एक चीज में डीएनए है, तो जो भी चीजें मिल रही हैं वहां से क्या किया जा रहा है, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हम सेपरेट कर लेंगे, उसके सेगमेंट जो है छांट लेंगे। अब जो सस्पेक्ट होगा, सस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, उसका भी डीएनए लेंगे। एक डीएनए जो हमें क्राइम सीन से मिल रहा है, दूसरा जो डीएनए हम लेंगे, 2-3 सस्पेक्ट्स होंगे, 2-3 सस्पेक्ट्स का डीएनए लिया जा रहा है, और फिर जो है जो रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स वाला बेस पेयर है, दोनों को मैच किया जाता है। पूरे डीएनए को नहीं, बस कुछ जो रिपीटेटिव यूनिट्स हैं उनको मैच किया जाएगा। जिस सस्पेक्ट का क्राइम सीन से मिले हुए डीएनए से ज्यादा मैचिंग होगा, जाहिर सी बात है वही क्रिमिनल है। तो ये तो इसका फायदा है फॉरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा होता है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स का कोई आइडिया नहीं है कौन उसका पेरेंट है, या फिर एक बच्चा है और 2 कपल्स जो है उस पर क्लेम करते हैं कि ये उनका बच्चा है। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि बच्चे का भी डीएनए लिया जा रहा है और दोनों जो कपल्स हैं, चाहे माता या पिता जिसका भी, उसका डीएनए ले लिया जाएगा। अब मैच करवाया जा रहा है, जिससे ज्यादा मैच कर गया वो जाहिर सी बात है बच्चा उन्हीं का है। तो इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे सपोज करो अगर बात करें बच्चे का डीएनए सीक्वेंस है, तो ये जो कुछ सीक्वेंसेस हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ये किसका है? ये चाइल्ड का डीएनए सीक्वेंस है। ठीक, अब मान लीजिए पेरेंट ए और एक जो है पेरेंट बी। तो इस तरीके से, तो अब देखो जिसका ज्यादा मैच करेगा वही होगा। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो चाइल्ड जो है किससे मैच कर रहा है, तो चाइल्ड जो है ये पेरेंट बी से मैच कर रहा है, इसका डीएनए इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मेनली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है, वैसे ही रिपीटेटिव यूनिट्स के इस्तेमाल से जो है हम पता करते हैं कि कौन जो है पेरेंटल क्लेम किसका सही होगा, या फिर फॉरेंसिक्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इसी के साथ जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।